हेलो एवरीवन। आज हम बेंडिंग ऑफ बीम्स में लास्ट केस देखेंगे जहाँ पे हमारी बीम पे लोडिंग कैसी है, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइन लोडिंग के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि इस बीम के हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम क्या लेते हैं, उसके कंपोनेंट लेते हैं। फिर उसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम विद एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम एक सिंपल केस लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक बीम है, इस बीम के ऊपर हमारे क्या है, इंक्लाइन लोड लग रहा है। यहाँ पे हमारा कैसा है, पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, और यहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट है। सॉरी, हमारा यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे हमारी लोडिंग कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। तो इस इंक्लिनेशन के कारण यहाँ पे पी फोर्स है विद एंगल व्हाट, थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पी फोर्स के कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आएगा पी साइन थीटा, और इस तरफ आएगा हमारा पी कॉस थीटा। आपको पता होगा कि पिन जॉइंटेड सपोर्ट पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रिस्ट्रेन किया जाता है, पर रोलर पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा उसे हम एच ए कहेंगे, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा इसे हम कहेंगे आर ए। अगर हमारे सपोर्ट की हम नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे हमारा सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा रोलर सपोर्ट के कारण, तो वहाँ पे हम आर बी लिख देंगे। अब हम करेंगे, हमने माना है कि जो पी फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। ओके। तो सेंटर पे लग रहा है, तो हमारे पास रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करते थे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, एच ए है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना आ रहा है, पी कॉस थीटा। तो एच ए की वैल्यू अब यहाँ पे आएगी, ओके, एच ए माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्ड जीरो। तो एच ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पी कॉस थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन आफ्टर हमारे पास है समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इस केस में हम देखेंगे कि हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन हमारे कौन से है, वाई ए है, वाई बी है, और एफ साइन थीटा है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी आर ए माइनस पी साइन थीटा प्लस आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। एच ए की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ही ली है। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो मोमेंट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, z डायरेक्शन में a के अबाउट हम मोमेंट क्या करते हैं, सिस्टम का जीरो करते हैं। तो a के अबाउट जब मोमेंट जीरो करेंगे तो यहाँ पे एच ए जो है वो इस a पॉइंट से ही पास कर रहा है, ये कभी मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। आर है, आर ए भी इस पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, ये भी मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। पी कॉस थीटा ये भी इस ए पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, इसलिए ये भी कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन पी साइन थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी, और बी के लिए भी हमें, आर बी के लिए भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। ओके। तो यहाँ पे हम मोमेंट अबाउट ए अगर जीरो करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एम जेड अबाउट ए इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, ए के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे तो पी साइन थीटा, ये कहाँ पे लग रहा है, हमने माना है कि ये l/2 डिस्टेंस पे है, मतलब मध्य में लाई कर रहा है, तो l/2, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लिखा। आर बी का रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट ए, तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे। आर बी इंटू वॉट, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, स्पान एल है, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आर बी इज इक्वल टू वॉट, पी साइन थीटा अपॉन 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आर ए प्लस पी साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, पी साइन थीटा। इसको इस तरह भेजेंगे तो आर ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, पी साइन थीटा अपॉन 2। आर ए की वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई, और एच ए की वैल्यू भी आ गई। तो मतलब हमारे पास सारे रिएक्शंस की वैल्यू हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। मतलब हम यहाँ पे एक बार लोडिंग डायग्राम बनाए, लोडिंग डायग्राम।
तो लोडिंग डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हमारा कैसा होगा, जैसे यहाँ पे ये कोई बीम है, यहाँ पे कितना लोड लग रहा है P साइन थीटा अपॉन 2, यहाँ पे लग रहा है P साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे फोर्स आ रहा है, रिएक्शन में आ रहा है P cos थीटा, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है P cos थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है हमारा P sin थीटा। हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ले लिए। ओके, अब इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस आइदर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सेंटर को हमने सी मान लिया। तो यहाँ पे जब सेक्शन कट किया तो यहाँ पे हमारे शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर ए टू सी। तो यहाँ पे हमारी वी एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, पी साइन थीटा अपॉन 2। ओके, तो इसमें हम यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो वी एट ए इज इक्वल टू वी एट सी इज इक्वल टू व्हाट, पी साइन थीटा अपॉन 2। अब फॉर सी टू बी, तो उसके लिए हम सेक्शन कहाँ कट करेंगे, कहीं यहाँ पे कट करेंगे, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन को हम लेंगे। कौन से फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस ही। तो ट्रांसवर्स फोर्सेस मतलब वर्टिकल फोर्स हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, पी साइन थीटा होगा डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पे पी साइन थीटा। तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू आएगा पी साइन थीटा अपॉन 2 माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर माइनस पी साइन थीटा, तो यहाँ से आएगा माइनस पी साइन थीटा अपॉन 2। इससे हमें पता चलता है कि वी सी पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पी साइन थीटा अपॉन 2, एंड वी बी पे कितनी आ रही है, माइनस पी साइन थीटा अपॉन 2। ओके, तो अब हर पॉइंट पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो इसके हिसाब से हम शेयर फोर्स डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा अपॉन 2, ये कॉन्स्टेंटली चलेगी। सी पे भी हमारी वैल्यू इतनी है। यहाँ पे पॉइंट लोड लगने के कारण सी पे शेयर फोर्स की वैल्यू सडनली रिड्यूस कितनी हो जाती है, पी साइन थीटा से। तो पी साइन थीटा अपॉन 2 में से पी साइन थीटा गए तो कितना बचा, माइनस पी साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस पी साइन थीटा अपॉन 2। फिर इतनी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट चलेगी, बी पे ऊपर की तरफ रिएक्शन लग जाएगा, तो यहाँ पे फर्दर जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, इसमें हम बीम में जो एक्सियल फोर्स होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी ये कोई बीम है, ओके, इस बीम में यहाँ पे हमारा P फोर्स लग रहा है, फिर किसी यहाँ पे पॉइंट पे इस डायरेक्शन में 2P फोर्स लग रहा है, ओके, फिर यहाँ पे हमारा P फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे हमारा कोई भी X फोर्स होता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये जो P फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, C हो गया, या ये D हो गया। तो A से B में इस डायरेक्शन में अगर P फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे उसका रिएक्शन भी कितना आएगा, P का आएगा, और B में B टू C में इस P फोर्स का रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा कितना, P का, और ये एक्सटर्नली फोर्स कितना लग रहा है, 2P लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नली कितना लग रहा है, 2P लग रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे नेट फोर्स कितना बना इस डायरेक्शन में, P का, और यहाँ पे कितना बना, P का, राइट। तो उसका रिएक्शन यहाँ पे कितना आएगा, P का रिएक्शन इस डायरेक्शन में है हमारे पास P, और इस डायरेक्शन में C पॉइंट पे हमारा कितना लोड लग रहा है, P का राइट हैंड साइड लग रहा है, राइट, तो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, 0 के बराबर। तो अब इसका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये हम इस मेंबर को एज अ लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लाइन डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में, एक्सियल फोर्स यहाँ पे P लग रहा है,
बी तक भी पी है, फिर यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में पॉजिटिव हम किसे मानते हैं, टेंसाइल को, ओके, और नेगेटिव हम किसे मानते हैं, कंप्रेशन को। इनिशियली हमारा फोर्स कैसा है, इनिशियली हमारा फोर्स कैसा है, कॉम्प्रेसिव है, तो कॉम्प्रेसिव को हम माइनस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस पी फोर्स लग रहा है ए से कहाँ तक, हमारा बी पॉइंट तक। फिर बी पॉइंट पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स हमारा टेंसाइल है, कितना है, पी फोर्स, तो यहाँ पे पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ओके, देन ये हमारा यहाँ पे सी तक क्या है, कांस्टेंट चलेगा। देन आफ्टर सी पॉइंट के बाद हमारा क्या है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, सी टू डी पॉइंट पे जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो चलेगा। ओके, इस तरह से हम क्या बनते हैं, हमारा एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक पी कॉस थीटा का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे पी कॉस थीटा का फोर्स लग रहा है। कैसा है, कॉम्प्रेसिव है, तो हम कॉम्प्रेसिव को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। तो हमारे केस में एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम क्या बनेगा, तो इसमें यहाँ पे पी कॉस थीटा L/2 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग गया पी कॉस थीटा, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम हो जाएगा। ओके, देन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसा होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। मोमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि मोमेंट उस हॉरिजॉन्टल फोर्स के परपेंडिकुलर कभी आता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा पी कॉस थीटा, यहाँ पे पी साइन थीटा अपॉन टू, यहाँ पे पी साइन थीटा अपॉन टू पी कॉस थीटा, और यहाँ पे रिएक्शन आएगा पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हम सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्स, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो फोर्स इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता नहीं है, तो इसके कारण कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो एम एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एम एक्स हमारा हो जाएगा 4a टू c इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी m a की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, और x की वैल्यू जब L/2 पुट करते हैं तो m c की वैल्यू हमारी कितनी आती है, p इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू वॉट, L/2, राइट। देन आफ्टर हमारी फॉर c टू b मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, c टू b। जब हम सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे तो हमारी मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, mx इज इक्वल टू वॉट, p साइन थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस p साइन थीटा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा है ना, p साइन थीटा इंटू वॉट, x माइनस L/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो p साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस p साइन थीटा इंटू एक्स माइनस वॉट, माइनस माइनस प्लस p इंटू L अपॉन 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा, माइनस p साइन थीटा अपॉन 2 प्लस p इंटू एक्स तो रहेगा, p इंटू L अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये मोमेंट की इक्वेशन है। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमारा कैसा आएगा, तो dm अपॉन dx करेंगे तो माइनस p इंटू साइन थीटा अपॉन 2, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आ जाएगा। और ऊपर वाले स्पान में सेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या आएगा, तो यहाँ पे हम dm अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा, p इंटू साइन थीटा अपॉन 2। मतलब यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इनिशियल पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है, a पे 0 है, और c पे हमारी वैल्यू कितनी है, PL साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप चल रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर यहाँ पे सेकंड केस में हमारा C पे कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू L/2 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, P इंटू साइन थीटा इंटू L/2 डिवाइडेड बाय 2। ओके,
प्लस पी इंटू एल साइन थीटा अपॉन 2, राइट। इसे सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी हमारी फर्स्ट केस में आ रही थी। ओके, मतलब p इंटू साइन थीटा अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p साइन थीटा अपॉन 2 और l/2 है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू उसके बराबर ही आएगी। एक कंपोनेंट हमारा नेगेटिव रहेगा और एक कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे p साइन थीटा इंटू एल अपॉन 4 है माइनस में, प्लस यहाँ पे कितना p इंटू एल इंटू साइन थीटा अपॉन 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, p एल अपॉन 4 इंटू साइन थीटा। ये हमारे सी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू आ गई। ओके, एंड बी पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एट बी। इस इक्वेशन में जब हम x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, एल पुट करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारा मोमेंट एट सी कितना है, पी एल अपॉन 4 इंटू साइन थीटा, और बी पे हमारा कितना है, 0 है, और उसका स्लोप कितना है हमारा, नेगेटिव, कितना है, माइनस पी साइन थीटा अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है पी एल अपॉन 4 इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे 0। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लाइन लोडिंग के केस को किस तरह से डील करते हैं। आपको एक एग्जांपल घर पे करना है। जैसे हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है, एक बीम दे रखी है, यहाँ पे हमारा पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, और यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट है। ओके, 2 मीटर डिस्टेंस पे ए से 2 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इंक्लाइन लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का। ओके, डायरेक्शन ध्यान से रखना ताकि आपका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम सही बने। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सेंटर पे एक दूसरा इंक्लाइन लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। ओके, और यहाँ पे ये इंक्लाइन कितना है, 45 डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे आपका एंगल लग रहा है 4 किलोमीटर का लोड है जो कि 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और यहाँ पे ये भी 2 मीटर है। ओके, तो अब इस केसेस को आपको देखना है, ये ए है और ये बी है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन फोर्सेस के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे। ओके, मतलब यहाँ पे ये हमारी बीम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 साइन 30, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 30, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा कितना, P इंटू और 3 cos 30, 3 cos 30। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2 साइन 45, और इस डायरेक्शन में आपका थ्रस्ट लगेगा 2 cos 45। यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा आपका 4 साइन 60, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 4 cos 60। ओके, और यहाँ पे हमारे थ्रस्ट डायग्राम आ जाएंगे, इनकी वैल्यू निकालोगे। फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपको पता ही है किस तरह से ड्रॉ करना है, और एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के लिए आपको इन फोर्सेस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे कोई रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग टेंसाइल हो तो उसको ऊपर ड्रॉ करना, बेंडिंग नेगेटिव कंप्रेशन होगा तो उसको नेगेटिव साइड में हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनेगा। तो इस केस को आपको घर पे सॉल्व करना है। अब अगली चीज हम देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। आपको पता होगा कि हमारी जो बीम होती है जब वो सिंपली सपोर्टेड होती है, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में ये बीम पे जब लोडिंग लगती है तो ये किस तरह से बैंड करती है, ये बीम हमारी इस तरह से बैंड कर जाती है। मतलब इसका कर्वेचर किस तरफ है, हमारा कर्वेचर ऊपर की तरफ है। ओके, जब हमारे केस ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे कोई लोड लगता है, तो जब इस तरह से लोड लगता है तो उसका बीम किस तरह से बैंड हो जाती है, कुछ इस तरह से बैंड हो जाती है। तो मतलब ये हमारा कैसा हो जाता है, कर्वेचर डाउनवर्ड है और ये होगिंग में फेल कर रही है। ओके, एक और केस आता है जब हमारी बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड तो है पर उसका एक पोर्शन कैसा है, ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब जैसे ये बीम है और ये इस तरह से सिंपली सपोर्टेड है, पर यहाँ पे हमारा कैसा है, ये ओवरहैंग पोर्शन है।
तो एक लोड अगर हमारा यहाँ पे लग रहा है तो दूसरा लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है। इस केस में ये बीम किस तरह से बैंड करेगी, इस केस में इस पोर्शन में ये बीम कुछ इस तरह से बैंड करेगी और फिर यहाँ पे कैंटिलीवर में लोडिंग के कारण ये इस तरह से बैंड कर जाएगी। ओके, तो मतलब बीम में एक कर्वेचर हमारा कैसा है, ऐसा है, और दूसरा कर्वेचर कैसा है, इस तरह से है। तो जिस पॉइंट पे बीम अपना कर्वेचर चेंज करती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, और इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। ओके, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। ओके, साइन चेंज होता है। मतलब इस केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम जब ड्रॉ करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे इनिशियली कोई इस तरह से कुछ भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, अगर यहाँ पे ये पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, राइट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन the bending moment changes its sign, राइट। इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। ये और कौन कौन सी बीम में रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा क्या है कि दोनों तरफ से हमारी बीम कैसी है, हमारी बीम क्या ओवरहैंग है इस तरह से, इसके ऊपर हमारा क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। इस केस में इस बीम का जो डिफॉर्मेशन शेप होगा वो किस तरह से होगा, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये बीम इस तरह से यूं बेंड कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है और एक यहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। और इसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा, इनिशियली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जस्ट इसके नीचे ही रहेगा। ओके, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे बीम का बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उसको हम जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा क्या हो, हिंज हो, राइट। हिंज पे बेंडिंग मोमेंट का कोई रिस्ट्रेन नहीं होता है, बेंडिंग मोमेंट रिस्ट्रेन नहीं कर पाते, तो हिंज पे हमेशा हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो हिंज पे बेंडिंग मोमेंट 0 आता है, तो यहाँ पे तो हमने कोई हिंज प्रोवाइड नहीं की है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल हिंज कहते हैं, वर्चुअल हिंज। ओके, इस पॉइंट को हम वर्चुअल हिंज भी कहते हैं। ओके, तो ये था आपका बेंडिंग ऑफ बीम के सारे केसेस। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।